नमस्कार, इमेजेस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज इस शो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि मैज डिजिटल स्टार्टअप की फाउंडर हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। आइए स्वागत करते हैं शिखा अरोड़ा का। स्वागत है शिखा आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की अपने सफर की, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते कितनी चैलेंजिंग लाइफ होती है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका। और हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते लाइफ में बहुत 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 चैलेंजेस आते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योर होना ही अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग बात है, और स्पेशली एक वुमेन होना। और स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने ये शुरू किया मैज डिजिटल, तो उस समय मेरे पास एक छोटी सी बेटी भी थी, 2 साल की बेटी थी। तो उसके हिसाब से लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा और स्टार्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। बट मैं ये कहूँगी कि लाइफ ने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी और उस समय मैं बिल्कुल ठीक जगह पे, मुझे हर ठीक अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। तो आप मानती हैं कि जिंदगी ने आपको मौके दिए कि आप तरक्की के सफर पर आगे बढ़ती गई? ज़िंदगी में अगर मौके ना मिले तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप में कितनी भी काबिलियत हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि ज़िंदगी ने मुझे बिल्कुल सही स्थिति में सही मौके दिए ताकि मैं उनको हर तरीके से अपने फेवर में यूज़ कर पाई। आपने जो अपने करियर की शुरुआत की बतौर आईटी प्रोफेशनल की, एक बहुत बड़ी कंपनी में आप एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, उसके बाद कैसे ख्याल आया कि अब एक एंटरप्रेन्योर बने, अपना वेंचर शुरू करें? एक एम्प्लॉय से आप एक जॉब क्रिएटर बन गई। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में मैं काम कर रही थी और काफ़ी अच्छी सैलरी थी, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उस समय अगर माना जाए तो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल ज़ीरो पर जाना और शुरू से शुरू करना एक बहुत ही किसी हिसाब से सोचा जाए तो बहुत चैलेंजिंग डिसीजन भी हो सकता है। मैंने जिससे भी बात करी, तो जैसे मैंने अपनी मदर से बात करी या मैंने अपने फैमिली में बात करी, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए मना ही किया कि तुम एक बहुत सेटल्ड हो, तुम क्यों इसको छोड़ के बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहती हो। बट मैं ये कहूँगी कि मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैशन था कि मुझे अपना शुरू करना है कुछ। मैं अपनी ज़िंदगी भर मैं किसी नॉर्मल जॉब में नहीं रहना चाहती हूँ, रादर मैं जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना चाहती हूँ। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मेरे अंदर पैशन था और बहुत बड़ी डिमांड थी उसकी मेरे अंदर। और फिर मुझे राइट समय पर अपॉर्चुनिटी ऐसे दिखी कि मैं जिस चीज़ पर काम कर रही थी अपनी कंपनी में, हम आईपैड के सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तो उस समय आईपैड बहुत नया नया मार्केट में आया था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इसमें हम एक प्रोडक्ट खड़ा कर सकते हैं जो कि एक कॉमन मैन की नीड को सॉल्व कर सकता है। तो आई थिंक उसको हमने कैश आउट किया और उस पर आगे बढ़कर हमने एक कंपनी खड़ी करी। क्यों अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं, क्यों आप स्टार्टअप में जाना चाह रही हैं? तो सपोर्ट कहाँ से मिला आपको? वही घर वालों का ही सपोर्ट था। मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, ऑल्दो जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा डिस्करेज किया इसमें जाने के लिए, क्योंकि एक तरीके से उनकी बात सही थी कि वो थोड़े से पुरानी पीढ़ी के और उनका सोचने का तरीका अलग है। ये शुरू से बताइए, जब किस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे लोग जुड़े, किस तरह से आपने नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, कैसे टीम बनी? हमारी स्टोरी मैथ्स की स्पेसिफिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं उस समय अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रही थी और तो उस समय मार्केट में एक बहुत बड़ी नीड क्रिएट हुई पब्लिशिंग वर्ल्ड के लिए, कि जो कि मैगजीन पब्लिशर्स हैं या न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हैं, वो लोग चाहते थे कि वो अब ग्लोबली अपने लोगों तक रीच कर पाएँ। कि जैसे इंडिया में अगर कोई पब्लिशर है, वो चाहता था कि मैं अमेरिका में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों तक रीच कर पाऊँ और अपनी ऐप्स आईपैड पे पब्लिश कर पाऊँ। तो उस समय मेरे दिमाग में यह है कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर कोई भी पब्लिशर है या कोई भी सेल्फ पब्लिशर है, कोई अपना ब्लॉग लिखता है, वो किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुँच पाए और आईपैड की ऐप क्रिएट कर पाए बिना कोई टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा था, लेकिन मैंने ये समझा कि इसकी मार्केट तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ही है। अमेरिका में, सारी डेवलप कंट्रीज में ही इसकी मार्केट है, तो इंडिया में रह के हम इसको बेच कैसे पाएंगे? हम बना तो लेंगे, और बनाना मेरी एक्सपर्टीज थी, हम बना लेंगे, लेकिन हम इसको बेचेंगे कैसे? उसी समय जो मेरे पार्टनर हैं, सरप्राइजिंगली उनके दिमाग में भी बिल्कुल सेम आइडिया आ रहा था। तो हम दोनों लेकिन स्ट्रेंजर्स थे, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो क्या हुआ कि हमने सोशल मीडिया पे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको एक मैसेज भेजा, बहुत ही रैंडम मैसेज। मैंने लिंक्डइन, एक वेबसाइट है जहाँ पर प्रोफेशनली लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैंने उनको एक मैसेज भेजा और वहाँ पर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और वहाँ से हम लोगों की बातचीत शुरू हुई कि क्यों ना हम दोनों मिलकर ऐसा काम किया जाए। उनकी एक्सपर्टीज़ मार्केटिंग में थी, मेरी एक्सपर्टीज़ प्रोडक्ट बिल्डिंग में थी।
तो हम लोग बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हमारे थे एक दूसरे के साथ। तो हम दोनों ने सोचा, ऑल्दो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट हमने फिर भी पार्टनरशिप करी और वहाँ से हमने इस कंपनी की शुरुआत करी। पहले शुरुआत यूएस में हुई या इंडिया में हुई? पहले हमने ऑफिस यूएस में खोला, न्यूयॉर्क में, क्योंकि हमें ये लगा कि जहाँ पर कस्टमर है हमारा ऑफिस सबसे पहले वहीं होना चाहिए और हमें कस्टमर के नीड को सबसे पहले समझना है। समझ के फिर हमने बिल्ड करने का सोचा कि हमें क्या बिल्ड करना है, जो हमारे कस्टमर को चाहिए हम वो बिल्ड करना चाहेंगे। तो फिर हमने इंडिया में ऑफिस खोला और हमने यहाँ पर बिल्ड करना शुरू किया। दोनों ऑफिस को कैसे मैनेज कर पाती हैं? ये बात तो वैसे काफ़ी मुश्किल है, दोनों ऑफिस को यहाँ से वहाँ के लोगों को मैनेज करना और वहाँ से यहाँ के लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक आजकल टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हम बहुत आराम से कर सकते हैं, हम लोग रोज़ चैट पे बात कर सकते हैं, हम लोग रोज़ एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सस्ता और काफ़ी आसान कर दिया है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। और हम लोग स्पेसिफिकली करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटर ऑफिस ट्रैवल करते हैं। यहाँ से लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, न्यूयॉर्क के लोग यहाँ आते हैं, सो दैट लोगों में आपस में काफ़ी बॉन्डिंग बढ़े। तो ये हम लोग इस बात को काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। तो आपके जो मैज डिजिटल के प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या खासियत है, क्या यूनिकनेस है कि जो और मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उन प्रोडक्ट से आपको अलग करता है? हम लोग बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रहते हैं। हमने जब ये शुरू किया है, हम लोग बहुत ही छोटे प्लेयर थे मार्केट में और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए सच है कि जब आप शुरू कर रहे होंगे आपके पास पैसा नहीं होगा और आपके जो कंपटीशन में होंगे वो बहुत बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए भी सच है कि हमारे कंपटीशन में बहुत 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 बड़ी कंपनीज सामने खड़ी थी। तो हमने सोचा कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग बजट पे या पैसे के ऊपर हम लोग नहीं टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत 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 हमसे पैसा खर्च कर सकती है मार्केटिंग करने में। तो हमने काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडिया सोचे जो हमें इस प्रोडक्ट में लाने थे, जो कि हम लेकर आए। हमने कुछ ऐसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ भी हमने इसमें डाली। हमने एक क्लिपिंग्स करके हमने एक पेटेंट फाइल किया है, जिसमें कि जो पढ़ रहा है कोई भी मैगजीन आईपैड पे पढ़ रहा है प्रोडक्ट को, तो वो उसमें से कोई भी पार्ट उठा के शेयर कर सकता है सोशल मीडिया पे, जो कि काफ़ी हिट फीचर रहा हमारा। इस तरीके से हमने टाइम प्रीव्यू करके हमने एक और फीचर डाला, जो कि अगेन किसी ने भी अभी तक किसी के पास नहीं है। तो हम लोग जनरली ऐसे फीचर्स को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं पेटेंटिंग के थ्रू। उससे क्या होता है कि आप खरीदने से पहले आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट किसी भी कंटेंट को पढ़ के देख सकते हैं। तो एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा फीचर है कि वो पढ़ने से पहले देख पाए कि जो मैं खरीदने जा रहा हूँ वो मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, और फिर वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट परचेज कर सकता है। तो मोबाइल पर कंटेंट कंज्यूम करने के तरीके में किस तरह से बदलाव आया आपके प्रोडक्ट्स के जरिए? हमारे प्रोडक्ट्स के ज़रिए मैं ये कहूँगी कि अभी तक जो एक यूज़र पढ़ता था वो एक बिल्कुल सिंपल, आप एक मैगज़ीन उठा के पढ़िए, आप उसको पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो हमने सोचा कि एक यूज़र के दिमाग में क्या आएगा जब वो इस कंटेंट को पढ़ना चाहेगा। मे बी हम किसी कोई फैशन मैगज़ीन है, उसमें मैं एक बहुत अच्छे गॉगल्स देख रही हूँ, मे बी मैं उसको खरीदना चाहती हूँ, तो हमने उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी डाली कि वहीं पर देन एंड देयर वो यूज़र उसको खरीद पाए मैगज़ीन के अंदर से ही पढ़ते हुए। एक हमने कहीं के बारे में कोई कवर किया हुआ है, कोई कवर स्टोरी है, तो वाई नॉट उसके अंदर एक वीडियो डाल दिया जाए वहाँ का। तो हमने बहुत ज़्यादा मीडिया को इंटीग्रेट किया मैगज़ीन में। जो एक प्रिंट वर्ल्ड है, जो कि बहुत ही अभी तक बोरिंग और बहुत ही डल रीडिंग मानी जाती थी, उसको हमने एक नई लाइफ दी है। तो आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो क्लाइंट्स हैं आपके, कौन से बड़े प्लेयर हैं मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं? अगर क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम अब हमसे जुड़े हुए हैं। ऑल्दो हमारी ये जो 5 साल की जर्नी है, ये काफ़ी ऊंची नीची और काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। हमारे बहुत बिजनेस जर्नल से तो बहुत वेरिएड टाइप के हमारे ब्रांड्स हैं। तो इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कौन से बड़ी कंपनीज हैं जो आपकी कॉम्पिटिटर है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की डेट में हम लोग वर्ल्ड में बहुत इजीली अपने आप को नंबर 2 तो कहेंगे ही मैगज़ीन के प्रोडक्ट में। और अगर अदर मीडिया की बात की जाए, मैं ये कहूँगी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसको कोई प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज करने में, मार्केट तक लेकर आने में बहुत टाइम लगता है। छोटी कंपनी और स्टार्टअप होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको बहुत अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कुछ मार्केट रिसर्च करिए, आपको लगता है कि आप ये प्रोडक्ट ला सकते हैं मार्केट में, और आप उस पर काम करिए और आप बहुत जल्दी, तो आप मार्केट से बहुत आगे रह सकते हैं, कटिंग एज पे रह सकते हैं। आपने टीम की बात करी तो कई बड़े बड़े आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं या आईटी संस्थान हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आपसे जुड़े हैं, तो उस बारे में बताइए कि किस तरह से कहाँ से लोग आपकी टीम में शामिल हुए? जब हम लोग अपनी टीम को यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हम ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हमारे पास यहाँ पर आकर काम करें। तो हम लोग आईआईटी दिल्ली से जाते हैं, डीसी से जाते हैं, एनएसआईटी से जाते हैं, तो बड़े बड़े जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं हम लोग वहाँ से इंजीनियर्स को लेकर आते हैं। तो इंजीनियर्स को लेकर आना एक बात है,
कि उनको वहाँ पर जाके कन्विंस करना कि तुम क्यों एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़कर कोई भी एक स्टार्टअप में आकर ज्वाइन करके काम करिए। और उसके बाद उनको रिटेन करना एक उससे भी बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इतने ब्राइट लोग हैं, उनको कॉन्टिन्यूस चैलेंज चाहिए लाइफ में। यहाँ पर आकर हम लोग उनको चैलेंजिंग रखते हैं, उनको चैलेंजिंग काम दिया जाता है, सो दैट दे आर वेरी वेरी हैप्पी वर्किंग हियर। मैथ्स का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे ज्वाइन करने का कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। मैं यहाँ पे अकेली एचआर हूँ जो यहाँ पे हैंडल करती हूँ एचआर ऑपरेशंस और एचआर डिपार्टमेंट। बहुत सारे कंपनीज़ के लोग यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं, तो बेसिक रीज़न यही होता है कि इन लाइफ एवरीबडी वांट टू वर्क इन अ कंपनी जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, जहाँ कुछ चैलेंजिंग टास्क हो। आप एक जगह रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं काम करना चाहते, आप काम करना चाहते हो बिगर एरेना में, यू वांट टू वर्क इन अ बिगर स्पेस। सो एक स्टार्टअप आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज टीम का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वट एवर यू डू योर वर्क इज़ विजिबल हियर। रिसर्च करा मैंने मैथ्स के बारे में, उसके बाद मुझे पता चला कि मैथ्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी नए और नई टेक्नोलॉजीज़ पे बनते हैं और इसमें सीखने को बहुत मिलेगा। एक स्टार्टअप में जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है तो सफलता भी ज़्यादा मिलती है। मैं इसके साथ काम करने का जब शिखा ने मुझे अवसर दिया तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि शिखा एक महिला होने के नाते एक चैंपियन के तौर पे इस इंडस्ट्री में अपने आप को सेटअप कर रही थी। और आज जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कई सारे अवसर मिले, कई सारी सफलताएं मिली, कुछ असफलताएं भी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर दिन जब हम गढ़ जाते हैं तो बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। बड़ी कंपनी में क्या होता है कि आपके पास काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपको उसको करने की आज़ादी नहीं होती, आप पूरी उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को पूरी आज़ादी है काम करने की, मैं जिस टाइप से मैं काम करना चाहता हूँ मैं उस टाइप से करता हूँ। आपकी जो प्रेजेंस है प्रोडक्ट्स की और आपकी कहाँ ज़्यादा है, इंटरनेशनली कहाँ पर ज़्यादा है, इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा है? कि हमारा बिजनेस सेंटर न्यूयॉर्क में है एंड इंसिडेंटली न्यूयॉर्क ही यूएस का मीडिया सेंटर भी है, तो वहाँ पर यूएस की सारी मीडिया कंपनीज न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एरिया में ही ऑलमोस्ट हैं, तो हमारा प्रेजेंस भी न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा है एंड यूएस मीडिया बहुत ज़्यादा हमने कवर किया है। अगर वैसे देखा जाए स्टार्ट्स की बात करें तो हम लोग अबाउट 40 देशों के पब्लिशर के साथ हम काम करते हैं वर्ल्ड में, लेकिन हमारा 60% ऑफ मार्केट यूएस में है। तो अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को शेयर करिए, इंटरनेशनल स्पेस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंडियन मार्केट से वो कैसे अलग है? बहुत अलग है इंटरनेशनल स्पेस में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन कंज्यूमर आज भी थोड़ा सा कॉस्ट सेंसिटिव है और मे बी वो थोड़ा सा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कॉस्ट के लिए। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि अगर हम किसी इंडियन पब्लिशर के पास जाते हैं तो उनका इंटेंशन ये होता है कि हमें ठीक है, हमें ऐप बना दो, हमें एंड्रॉयड डिवाइसेस पे प्रेजेंस चाहिए, बट वो प्रेजेंस क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है मैं कहूँगी इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉर्नर कट कर लेते हैं फॉर कॉस्ट। अमेरिकन मार्केट में अगर हम बात करें या इंटरनेशनल डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वो लोग कॉस्ट के लिए उतने सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि मुझे कटिंग एज दो, मुझे कुछ ऐसा दो जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है, सबसे पहले जो भी चीज़ है वो मेरे पास आनी चाहिए। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंस लगता है इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो आपकी कंपनी है उसकी अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट्स कहाँ ज़्यादा सेल होते हैं, यूएस में ज़्यादा होते हैं, क्या रेशो है उसका? हमारे एंड यूज़र्स की अगर बात करें कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स हमारी ऐप्स को पढ़ते हैं, हमारी ऐप्स में से मैगजीन कंटेंट पढ़ते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो भी ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड में ही हैं। ऑल्दो मैं ये कहूँगी कि इंडिया में ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इनको डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट एग्जिस्टिंग यूज़र्स की बात करें तो हमारे अबाउट 7 मिलियन यूज़र्स हैं अभी जो हमारी बनाई हुई ऐप्स को डे टू डे बेसिस पे पढ़ रहे हैं, और उसमें से अबाउट 60-70% मैं कहूँगी यूएस में ही है।
तो जैसे इतनी बड़ी कंपनी से मुकाबला होता है आपका जब आप मार्केट स्पेस में हैं, तो वो उस कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हैं? स्ट्रैटेजी यही है कि हमेशा जो हम सोच रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया है प्रोडक्ट, जो भी हमने सोचा है कि हमें इस चीज़ को आगे मार्केट में लेकर आना है, उस पर बने रहो। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी मार्केट में, ऐसा लगेगा कि जो हम बना रहे हैं, क्योंकि आज हम बनाने का सोचते हैं, आज से लेकर लेट से 6 महीने लगते हैं उसको बनाने में, जो हम बना रहे हैं, और इस 6 महीने के दौरान काफ़ी चेंज हो सकता है मार्केट में। तो हमेशा हम अपने आँख और कान खुले रखते हैं फीडबैक लूप के लिए, लेकिन स्टिल जो हमने सोचा है वो हमें बनाना है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं होना है, अपने काम पे लगे रहो, यही स्ट्रैटेजी है हमारी। तो आपने बताया कि आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं, तो क्या वीडियो कंटेंट के लिए भी काम करती हैं, और उसमें कितना स्पेस है आपकी कंपनी के लिए? मैं ये कहूँगी कि वीडियो कंटेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। प्रिंट कंटेंट जो है वो अब एक तरीके से थोड़ा सा एंड ऑफ लाइफ पे जा रहा है, और वीडियो कंटेंट ही ग्रो कर रहा है। अगर आप आज के नंबर्स देखें तो जो वीडियो व्यूअरशिप है ऑन मोबाइल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये हमने पहचाना, बहुत काफ़ी टाइम हो गया इस बात को हम लोगों ने पहचाना, और हमने अब वीडियो के लिए नए नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं मार्केट में, और हम बहुत जल्द ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की वीडियो ऐप्स हम मार्केट में लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम जाने कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात करें, ये बेसिकली सर्विस डोमिनेटेड इंडस्ट्री है आईटी, तो हम कहाँ देखते हैं कि कब ऐसा होगा कि हम लोग प्रोडक्ट में भी रूल करेंगे? तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो अभी तक जो मैंने देखा है कि हम लोग सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं, सर्विस डिलीवरी में हम बहुत अच्छे हैं। हमें बता दिया जाए क्या बनाना है, हम कुछ भी बना सकते हैं। और इंडियन आईटी इंडस्ट्री अभी तक सर्विस ओरिएंटेड ही थी, बट लास्ट कुछ सालों में मैंने देखा है कि हमने बहुत प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन अभी भी हम इंडियन मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जितनी भी ये ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, ये सब इंडियन मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे नई नई स्टार्टअप अभी खुल रही हैं जो कि इंडियन मार्केट को केटर कर रही हैं। जो मिसिंग नीड है, अभी मैं कहूँगी कि जो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इंडिया में रह के ग्लोबल प्रोडक्ट्स क्यों ना बनाएं। हम इंडिया में बनाएं, लेकिन ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए बनाएं, क्योंकि हम में पूरी कैपेबिलिटी है, हम पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, और इंडिया हमें बहुत अच्छे कॉस्ट बेनिफिट्स भी देता है। उससे बड़ी बात है, अब प्रधानमंत्री जी भी अपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया के तहत बहुत सारी नई नई योजनाएं निकाल के ला रहे हैं, जिसके लिए इंडिया में स्टार्टअप करना बहुत आसान हो गया है, और बहुत सारे से टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम इंडिया में रह के प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हम ग्लोबल मार्केट में बेचें। युवा यानी वर्तमान की आस और भविष्य की उम्मीद, अपनी प्रतिभा, काबिलियत और रचनात्मक सोच के सहारे युवा संभावनाओं के नए द्वार खोलने की क्षमता रखते हैं। युवा वर्ग देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। भारत की आबादी का एक बड़ा वर्ग युवा है। ऐसे में इनसे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। देश की समस्याओं से निपटने के लिए यूं तो हर स्तर पर प्रयास हो रहा है, लेकिन युवा इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे भी युवा हैं जो रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रोजगार परक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपने बात की कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पिछले साल एक अनाउंस की थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आपको लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस तरह की स्कीम से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है? मैं ये कहूँगी बिल्कुल, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मैं प्रधानमंत्री जी के विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया के इनॉग्रेशन में गई थी, तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी वो देखना, क्योंकि मैंने अभी तक गवर्नमेंट के बारे में ऐसा सोचा नहीं था। बट मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा स्टेप है, और ये अगेन ये प्रधानमंत्री जी की भी अपनी एक स्टार्टअप है कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत आगे लेकर जाना, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स करी हैं। और अगर हम इसको